नमस्कार दोस्तों। जो लास्ट न्यूक्लियर फिजिक्स का लेक्चर था उसमें हमने सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला को डिटेल में स्टडी किया था। तो अब हमने थ्योरी पार्ट तो डिस्कस कर लिया, बट किस तरह के क्वेश्चंस जो है CSIR JRF में पूछे जाते हैं, गेट में पूछे जाते हैं, नेट में पूछे जाते हैं। तो आज हम सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला के ऊपर बेस्ड दो क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो जून 2016 से है और जो सेकेंड क्वेश्चन है वो जून 2013 से होगा हमारा। ओके, सो फॉर योर कन्वीनियंस यहाँ पर देखिए जून 2016 की बुकलेट है ये, और यहाँ पर 74th क्वेश्चन था। ओके, ये जो 74th क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए आप, लेट ES डिनोट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द सरफेस एनर्जी पर न्यूक्लियन इन द लिक्विड ड्रॉप मॉडल, द रेशो। अब ये रेशो पूछा है हमें सरफेस एनर्जी का एल्यूमिनियम अपॉन जिंक की। ओके, अब आप कहेंगे इसमें सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला का क्या यूज़ है। ओके, तो आप ये देखिए, ये जो सरफेस एनर्जी पर न्यूक्लियन बोल रहा है, तो न्यूक्लियन की बात कर रहा है, दैट मीन्स, और लिक्विड ड्रॉप मॉडल कर रहा है। तो सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला जो है हमारा वो लिक्विड ड्रॉप मॉडल पर ही बेस्ड है। ओके, लिक्विड ड्रॉप मॉडल से ही हमने उसे स्टडी किया है, और न्यूक्लियन है। ओके, और ये रेशो पूछा है। अब हम हमारे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सो उस क्वेश्चन को हमने यहाँ पर राइट डाउन किया है, और यहाँ पर आप देखिए सरफेस एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो आपको याद है सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला में हमने सरफेस टर्म कैलकुलेट की थी, वो कैसे की थी। तो यहाँ पर सरफेस टर्म आप देखिए, ये जो बाइंडिंग एनर्जी थी वो सरफेस एरिया की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ली थी हमने। फिर R जो है R0 A⁻⁴ होता है, ये हमने पुट किया था, और यहाँ से जो रिलेशन आया था बाइंडिंग एनर्जी का कि वो A पर किस तरह से डिपेंड करती है 2/3 पावर में। ओके, ये हमारी बाइंडिंग एनर्जी थी। यहाँ पर ये सरफेस एनर्जी की तो बात कर रहा है, बाइंडिंग एनर्जी सरफेस टर्म में सरफेस एनर्जी हुई, राइट। तो ये एनर्जी की फॉर्मेशन है, और पर न्यूक्लियन बोल रहा है, दैट मीन्स न्यूक्लियन क्या है, यहाँ पर न्यूक्लियन A होता है। तो लेट अस राइट। अब आप पहले तो देखिए, तो यहाँ पर पहले हम ES समझ लेते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि ES डिनोट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द सरफेस एनर्जी पर न्यूक्लियन। ओके, तो ES क्या है हमारा, सिंपल फॉर्म में हम लिखे तो सरफेस एनर्जी पर न्यूक्लियन। वर्ड लैंग्वेज में हमने ये लिख दिया। अब आप सरफेस एनर्जी समझिए, ये जो सरफेस टर्म थी इसमें बाइंडिंग एनर्जी हमने सरफेस की फॉर्म में तो लिखी थी। सरफेस एरिया क्या होता है, स्फेयर का 4πr² होता है, क्योंकि न्यूक्लियन के साथ है हमारा स्फेरिकल मानकर हम चल रहे हैं। ओके, तो 4πr² के हिसाब से बाइंडिंग एनर्जी जो थी वो A⁻²/3 के प्रोपोर्शनल थी। तो सरफेस एनर्जी यहां हम लिख देते हैं बाइंडिंग एनर्जी, कौन सी, सरफेस, ये BE, और ये S क्या था, ये सरफेस टर्म को डिनोट कर रहा था, राइट। और अपॉन में न्यूक्लियन, न्यूक्लियन क्या होता है, न्यूक्लियन होता है A। कैसे होता है, हमने पहले भी बात की थी। देखिए ये सरफेस फॉर्म में है हमारा न्यूक्लियस। ओके, इसमें होते हैं प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को कंबाइंडली रूप में जो ये मेंबर्स है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये क्या होते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, इसके मेंबर्स हैं ये न्यूक्लियस के, और इन्हें जॉइंटली हम क्या कहते हैं, मास नंबर। इन दोनों का जो एडिशन है वो मास नंबर होता है, न्यूक्लियन। ओके, इसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियन, राइट। अब आप बाइंडिंग एनर्जी सरफेस की लिख लीजिए। तो ये क्या है हमारे पास में, सरफेस टर्म से सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला में -AS A⁻²/3 अपॉन A तो हमारा न्यूक्लियन आ ही रहा है, जैसा हमारे क्वेश्चन में है पर न्यूक्लियन। ओके, अब नेक्स्ट थिंग हमें क्या करनी है, हमें रिलेशन तो पता चल गया कि ES और A के बीच में किस तरह से, इसे आगे सिंप्लीफाई करना चाहे तो क्या है, A की पावर ऊपर 2/3 है न्यूमरेटर में, और डेनोमिनेटर में A⁻1 है, यहाँ पर पावर 1 ही है। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या पावर मिलेगी, -AS A⁻²/3 -1। फर्दर इसे सॉल्व करें तो -AS A⁻² - 3 / 3 क्या आएगा, -AS A⁻² - 3 क्या होगा, -1/3। ओके, तो ये हमारे पास में ES आ गई, जिसे ये सरफेस एनर्जी पर न्यूक्लियन क्वेश्चन बता रहा है हमारा, ठीक है। ये हमारे पास ES आ गया।
अब आप देखिए जितने भी रेशियो वाले क्वेश्चंस होते हैं ना जिनमें रेशियो है, तो रेशियो हमें डिपेंडेंस देखनी है। रेशियो पूछा है इसने ईएस का 2 एलिमेंट्स के लिए, तो हमें ये देखना है एएस जो है वो हमारी वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा एएस एक फिक्स वैल्यू होती है, ये हमने जो है प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए यूज़ किया था। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या था, हमने प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक नया कांस्टेंट एएस जो है वो इंट्रोड्यूस किया था, जिसकी एक फिक्स वैल्यू होती है, जो भी हमने वीडियो में डिस्कस की हुई है बाद में। तो रेशियो वाले क्वेश्चन में हमें ये देखना होता है कि जो ईएस है इसकी वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है, क्योंकि एएस तो कांस्टेंट है तो इस पर तो वैल्यू डिपेंड नहीं करेगी। डिपेंड किस पे कर रही है, जो ए है, क्योंकि ए है वही चेंज होगा। आप देखिए एल्यूमिनियम के लिए ए की वैल्यू 27 है और जिंक के लिए 64 है। हमारा जो न्यूक्लियस है उसका प्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, न्यूक्लियस को हम कैसे लिखते हैं, जेड एक्स ए, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं जेड एक्स ए। ओके, ये हमारा न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, राइट। तो हम देख सकते हैं यहाँ से कि जो ईएस है वो प्रोपोर्शनल है ए की पावर -1/3 के, या फिर कहें कि ईएस प्रोपोर्शनल है 1/a की पावर 1/3 के। ये अपॉन में जाएगा तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ओके, तो हमारे पास में यहाँ पर रिलेशन आ गया कि ईएस ए पर किस तरह से डिपेंड कर रहा है। अब बहुत सिंपल है, पूछा है वो रेशियो लिख लीजिए ईएस। अब यहाँ से देखिए ईएस जो है वो 1/a की पावर 1/3 के प्रोपोर्शनल है, मतलब कि जिसकी एनर्जी ऊपर है उसका न्यूक्लियॉन नीचे है। तो यहाँ पर देखिए रेशियो हमें यही पूछा है, तो जिसकी एनर्जी ऊपर है उसका न्यूक्लियॉन नीचे है, मतलब कि नीचे क्या आएगा, एल्यूमिनियम का नंबर आएगा। ओके, ए आएगा एल्यूमिनियम का ए की पावर 1/3 जो है, और ऊपर जो ए की पावर 1/3 होगी, क्योंकि जिसकी एनर्जी नीचे है उसका ए ऊपर होगा इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। ओके, तो यहां पर ए 1/3 किसकी पावर आएगी, जिंक की। अब आप वैल्यूज रख दीजिए, यहां पर जिंक के लिए ए कितना है, जेड एक्स ए, ये हमारा न्यूक्लियस का रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है। ओके, तो जो यहाँ पर ऊपर लिख रहा है वो ए है, ठीक है। तो यहाँ पर 64 की पावर 1/3 होगा, और नीचे किसका आएगा, एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का देखिए आप, ये रहा ए 27, इसकी पावर 1/3। अब 4 का क्यूब करके देखिए, और तो 4 × 4 × 4 64 होता है, और 27 3 का क्यूब करके देखिए, 3 × 3 × 3 27 होता है, और ये पावर 1/3। अब ये पावर्स जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, 4 की पावर ये मल्टीप्लाई होगा तो कैसे लिखा जाता है, 3 × 1/3, और नीचे वाला 3 की पावर 3 × 1/3, तो ये पावर 1 बन गई है। क्या आ गया हमारा रेशियो, 4/3। ओके, तो आप देख सकते हैं कि एल्यूमिनियम और जिंक के लिए सरफेस एनर्जी पर न्यूक्लियन का रेशियो हमारे पास क्या है, 4/3। अब आप क्वेश्चन देखिए, आपके पास क्वेश्चन में कौन सा है 4/3 का, ऑप्शन नंबर बी। सो दिस इज द राइट आंसर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो जून 2013 में आया हुआ है, और ये भी सेमी इंपिरिकल मास फॉर्मूला के ऊपर ही है। फॉर योर कन्वीनियंस मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ बुकलेट में। यहाँ देखिए ये 68th क्वेश्चन है, ओके, जून 2013 की बुकलेट का। द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ लाइट न्यूक्लियस इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज गिवन बाय द अप्रॉक्सीमेट फॉर्मूला। जो बाइंडिंग एनर्जी ए जेड का फॉर्मूला हमें दिया गया है, और एन यहाँ पर जो है ए माइनस जेड न्यूट्रॉन नंबर है, राइट। वैल्यू ऑफ जेड ऑफ द मोस्ट स्टेबल आइसोबार फॉर गिवन ए। अब हमें यहाँ पर सारी टर्म्स का मीनिंग पता है। आइसोबार्स भी जो है हमने पहले पढ़ा है वीडियो में, आपको न्यूक्लियर फिजिक्स की सीरीज जाकर देखनी होगी, जब टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई हमने जिस वीडियो में पढ़े हैं, लेक्चर में पढ़े हैं। तो वैल्यू ऑफ जेड, यहाँ पर हमें जेड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हमारे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अब यहाँ देखिए सेम क्वेश्चन राइट डाउन किया गया है, और 4 ऑप्शन है वही। अब आपको ये देखना है वैल्यू ऑफ जेड ऑफ द मोस्ट स्टेबल आइसोबार, इसका क्या मीनिंग है। अब हम इस फॉर्मूला से जेड की वैल्यू कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन तो ये कह रहा है ना कि बाइंडिंग एनर्जी एक आपको न्यूक्लियाई की दी गई है, ओके, सभी टर्म्स को स्पेसिफाई कर दिया, और जेड की वैल्यू आपको निकालनी है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन होता है तो सबसे पहले जिसके रेस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं
हमें जैसे ये बाइंडिंग एनर्जी ए का फंक्शन है और जेड का फंक्शन है, आप यहाँ पर देखिए ए भी आ रहा है और जेड भी आ रहा है, ये इन्हीं दो चीज़ों का फंक्शन है मेनली, और हमें वैल्यू पूछी है जेड की। तो अगर हम इस बाइंडिंग एनर्जी को जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो हमें वहाँ से जेड की वैल्यू मिल जाएगी, जब हम उस डी बी अपॉन डी जेड को जीरो के इक्वल रख देंगे। कैसे? यहाँ देखिए, पहले तो हमें ये देखना है कि बाइंडिंग एनर्जी ए और जेड का फंक्शन है। ओके, इन दोनों चीज़ों पर इसकी डिपेंडेंस है। तो आप ए देखिए, फर्स्ट टर्म में ए है, सेकंड टर्म में ए है, थर्ड टर्म में जेड और ए आ रहे हैं जिनका ये फंक्शन है, और फोर्थ टर्म देखिए यहाँ पर ये एन भी आ रहा है जो कि न्यूट्रॉन नंबर है। क्वेश्चन में गिवन था ना कि न्यूट्रॉन, यहाँ पर एन क्या है, एन इज ए माइनस जेड। तो इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे क्योंकि यहाँ पर एन पर भी डिपेंडेंस आ गई है। तो सेकेंड टर्म कैसी होगी? सिंपल, हमने जेड स्क्वायर ए की पावर -1/3 थी थर्ड टर्म, तो उसमें ए की पावर -1/3 को अपॉन में ले गए थे, ये पॉजिटिव हो गई। और एन की जगह हमने क्या रखा, ए माइनस जेड रख दिया। अब ये माइनस जेड मिलकर क्या हो जाएंगे, -2z। अब हमारे फंक्शन की स्पेशलिटी देखिए, ए और जेड का फंक्शन था, फर्स्ट टर्म ए पर डिपेंड करिए, सेकंड टर्म ए पर करिए, थर्ड टर्म जेड और ए पर जिनका ये फंक्शन है, और फोर्थ टर्म भी ए और जेड की फॉर्म में आ गई है। अब हमें जो क्वेश्चन में पूछा है वो पूछा है वैल्यू ऑफ जेड। तो वैल्यू ऑफ जेड कैसे आएगी, क्योंकि ये जेड का फंक्शन है बाइंडिंग एनर्जी। आप देखिए यहाँ पर जेड का फंक्शन है, जेड पर डिपेंड कर रहा है। तो अगर हमने इसको डी बी बाई डी जेड इक्वल्स टू 0 कर दिया तो यहाँ से हमें जेड की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, सो यहाँ पर हम बी को जेड के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं, और इस पॉइंट को, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप आप देखिए, डी वी बाई डी जेड हम 0 कर रहे हैं, तो डी बाई डी जेड लिखा और बी की जो वैल्यू है पूरी हमने सेकंड स्टेप में लिख दी। आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं होती कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, यहाँ पर सिंप्लीफाई करने के लिए, समझाने के लिए मैंने इतना कुछ किया है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी, ये 2-3 स्टेप्स तो आप रफ वर्क में ही निकाल देंगे। फिर इस डी बाई डी जेड को मैंने हर टर्म के साथ आपको समझने के लिए यहाँ पर पुट किया है, हमारे समझने के लिए। तो आप देखिए, अब ये फर्स्ट टर्म है डी बाई डी जेड 16a पर, यहाँ पर देखिए आप z के रेस्पेक्ट में हम कर रहे हैं और a की टर्म आ रही है, दैट मीन्स ये वैल्यू तो 0 हो गई। ओके, और सेकंड टर्म देखिए, अब आप सेकंड टर्म में भी ऐसा ही हो रहा है, z के रेस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं और टर्म है ये a पर डिपेंडेंट, तो ये भी हमारा 0 हो गया। फिर थर्ड टर्म देखिए आप, डी बाई डी जेड है, अब यहाँ पर देखिए z आ गया है, इस फंक्शन में z आ रहा है, और जो फोर्थ टर्म है इसमें भी z आ रहा है, राइट। तो अब इस पर जब अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, अब आप यहाँ पर समझिए, थर्ड और फोर्थ टर्म को हमने सिंप्लीफाई करके लिखा है। तो यहाँ पर देखिए 3, 4 और a की पावर 1/3 को तो हमने बाहर ले लिया क्योंकि हमें z के रेस्पेक्ट में करना है और z का फंक्शन z स्क्वायर की फॉर्म में, तो z स्क्वायर लिखा। और फोर्थ टर्म इसमें 30/a को जो है हमने बाहर कर लिया क्योंकि ये कांस्टेंट हो गया इसके हिसाब से, और z पर डिपेंडेंस है फंक्शन की, तो a-2z को हमने अंदर रखा जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं z के रिस्पेक्ट में। तो -3/4 a की पावर 1/3, अब z के रेस्पेक्ट में देखिए z स्क्वायर का तो क्या होता है 2z प्लस 30/a, z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, पहले तो पावर का होगा, पावर का क्या होगा 2, और अंदर का फंक्शन एज इट इज लिखा। फिर जो z का फंक्शन है क्योंकि z के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये तो 0 हो जाएगा a का, तो और इसका क्या हो जाएगा -2z का -2 अलग से आएगा। ओके, ये डिफ्रेंसिएशन में आपने सीखा होगा, नहीं सीखा तो हम और भी सीरीज बना लेंगे डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन इक्वेशंस के ऊपर। सिंपली जो कट रहा है उसे काट देंगे, 2 एंड दिस विल मेड दिस 2, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है और नेक्स्ट टर्म में हमें लिखना है क्या आता है। फर्स्ट टर्म हमारे पास में ये आ गई, और यहाँ पर देखिए आप -2 आने से ये प्लस माइनस माइनस का साइन आएगा बाहर। अब 30 × 2 × 2 कितना हो गया, ये हो गया 120 अपॉन a और मल्टीप्लाइड बाई a-2z इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर देखिए दो टर्म्स हैं, पहले a से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सेकेंड टर्म को इस -2z से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कीजिए, -120 a से मल्टीप्लाई हो गया, अब यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस 120 अपॉन a मल्टीप्लाइड बाई 2z, राइट। a से a कैंसिल हो गया इसमें, और यहाँ पर 120 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 आ जाएगा। ओके, तो ये वाली टर्म जो है हमारे पास में ये बन गई।
अब यहाँ पर आप देखिए 120 जो है उसके साथ में ना z है ना a है, इसे हम एक तरफ ले सकते हैं, और जो z वाली टर्म है, z और a पर डिपेंडेंस वाली है, उसमें हम कॉमन ले सकते हैं z को, क्योंकि हमें z पूछा है। क्या किया हमने, सिंपली इस 120 को इधर ले गए, क्योंकि इसकी z पर डिपेंडेंस नहीं, इसके साथ ना z मल्टीप्लाई है ना a मल्टीप्लाई है, ये अपना सिंगल कांस्टेंट है, तो इसे हम राइट हैंड साइड में ले गए, जो कि पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों में z भी आ रहा है और a भी आ रहा है। अब क्योंकि क्वेश्चन के अनुसार हमें z की वैल्यू कैलकुलेट करनी है फाइनली, तो हम z को कॉमन ले लेंगे यहाँ से। और भी कुछ कॉमन आ रहे हैं कि यहाँ पर देखिए आप 3 कॉमन आ रहे हैं, है ना, तो 3 भी कॉमन लेंगे और z भी कॉमन लेंगे। क्या आ रहा है हमारे पास में, 3z हमने कॉमन लिया यहाँ से, तो -1/2 a की पावर 1/3 आ गया, और फिर 3 मल्टीप्लाई बाई 80 होता है 240, और z यहाँ पर बाहर आ गया तो अंदर नहीं आएगा, और अपॉन में a था जो कि एज इट इज आ गया। ओके, अब यहाँ पर देखिए 3 और इधर है 120, तो ये भी मल्टीप्लाई होते हैं, ये 3 जो है इस 120 के नीचे चला जाएगा, ये 120/3 कैंसिल होकर के नीचे बनाएगा और 40 टाइम्स हो जाएगा, तो ये जो इक्वेशन है ये 40 के इक्वल हो गई। हमने सिंपली इधर क्या किया है, 80/a को इधर रख दिया, क्योंकि ये पॉजिटिव था और ये माइनस साइन था जो है बीच में आ गया। ओके, सो अब हम ये देखेंगे हमने यहाँ पर कैसे कैलकुलेशन की, जो कॉमन था उसे कॉमन लेते गए। अब यहाँ पर आप देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, ऊपर तो 80 है इधर और इधर 1 है, और यहाँ पर जो है a है और a की पावर 1/3, a तो है ना, दोनों टर्म्स में a की कुछ क्वांटिटी है जो कि आ रही है। ओके, तो हम इस a को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर तो a की पावर 1/3 है, यहाँ पर a की पावर 1 है, इसे तोड़कर कैसे लिख सकते हैं, सो a की पावर 1 को लिख सकते हैं 2/3 और a की पावर 1/3। जब दो a मल्टीप्लाई में है, क्योंकि बेस सेम है, बेस क्या है, a है इसका भी और इसका भी बेस a है, पावर्स डिफरेंट है, जब बेस सेम होता है पावर्स डिफरेंट होते हैं तो पावर्स जुड़ जाती है, तो अल्टीमेटली ये किस तरह से आएगा, 2/3 + 1/3 करते हैं तो क्या होगा 3/3, दैट विल मेक 1 पावर 1। ओके, पावर थ्योरी में अगर आपने पढ़ा होगा बचपन से ही, तो क्या होता है, बेस सेम होगा तो पावर्स जुड़ जाती हैं अगर बेस मल्टीप्लाई में होते हैं तो। ओके, तो a की पावर 1 को ऐसे लिखें या फिर ऐसे लिखें, एक ही बात है। अब यहाँ पर देखिए दोनों टर्म्स में a की पावर 1/3 कॉमन आ रहा है, इसे हम बाहर ले लेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होने वाला है, सिंपली हमने a की पावर 1/3 को यहाँ पर कॉमन ले लिया। नेक्स्ट स्टेप में अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास सब कुछ सॉर्ट आउट है, अब इसमें कुछ भी कॉमन लेने लायक भी नहीं है, तो हम सिंपली एलसीएम लेंगे। ओके, और इस टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, एलसीएम डेफिनेटली आता होगा आपको, अदरवाइज मैंने सिंप्लीफाई इसीलिए लिखा है। यहाँ पर क्या हो गया एलसीएम, कुछ भी कॉमन नहीं है तो 2 मल्टीप्लाई बाई a की पावर 2/3। अब यहाँ पर देखिए लिया कॉमन, तो फर्स्ट टर्म के हिसाब से a की पावर 2/3 तो है, अब 2 से जो ऊपर वाली टर्म है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पर क्या है 2 है, तो ऊपर वाली टर्म थी 1 को किसे मल्टीप्लाई किया, a की पावर 2/3 से। इस तरह से जो गायब है नीचे के टर्म में उससे ऊपर वाली टर्म को मल्टीप्लाई करना है, सिंपल, वेरी सिंपल। अब इस 2 मल्टीप्लाई बाई 80 को क्या हो जाएगा 160। अब हम कहेंगे कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारे लिए, कि जो नीचे वाली टर्म है इसको हम मल्टीप्लाई करें, 40 की तरफ ले जाएं। ओके, इसे बाहर लाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 और 2/3, बेस सेम होगा तो पावर्स जुड़ जाएंगी, क्या बन जाएगा, ये 2a बन जाएगा। सिंपली क्या किया है, नीचे वाली टर्म को मल्टीप्लाई किया है, 2 एज इट इज आ गया, और a की पावर 1/3 a की पावर 2/3 मल्टीप्लाई हुआ, बेस सेम है a और a, तो पावर्स जुड़ गई, 1/3 + 2/3 क्या होता है 1 होता है। इस 2a को अब हम इसके पास ले जाएंगे, और ये जो ऊपर यहाँ का न्यूमरेटर है वो वहाँ डेनोमिनेटर बन के चला जाएगा, और ओनली हम z रख लेंगे। कहने का मीनिंग है कि अब हम लेफ्ट साइड में सिर्फ z रखने वाले हैं, क्योंकि हमें z ही कैलकुलेट करना है। देखिए हमने आधी दूरी तय कर ली, हमें z की वैल्यू पूछी है, तो z एक तरफ है और जो दूसरी तरफ राइट हैंड साइड में फंक्शन है वो सिर्फ a पर डिपेंड कर रहा है, बाकी सब कांस्टेंट है। अब ऑप्शंस देखते हैं हम, यहाँ तक तो हम पहुँच गए, बट ऑप्शंस हमें देखना ज़रूरी है कि आंसर किस फॉर्म में है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास वैल्यू ऑफ z के लिए ऑप्शंस क्या है, a b और c और d, और देखिए इनमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको कि a/2 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 सब में कॉमन है। ओके, तो हमारे आंसर को भी हम इस तरह से बनाते हैं कि इसमें a/2 कॉमन हो, और वो करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक बार के लिए आप a/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2/a से मल्टीप्लाई कर दीजिए, होगा क्या 2 से 2 कैंसिल हो जाए, a से a कैंसिल हो जाए, बात तो एक ही है, हमने जिससे मल्टीप्लाई किया उससे उल्टा मल्टीप्लाई कर दिया, और a/2 हमें चाहिए a/2 क्योंकि सब में है, तो इसे हम बाहर रख लेते हैं और 2/a से इस टर्म को मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर। सिंपली आपको समझ में आ रहा होगा, a/2 को हमने बाहर ले लिया क्योंकि सभी ऑप्शंस में a/2 है। ओके, और 2/a से इस टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया, तो a से तो a कैंसिल हो गया हमारा,
और 80 मल्टीप्लाई बाई 2 160 आ जाएगा ऊपर। तो क्या आ गया हमारे पास में, a/2 है और ये एज इट इज़ बन गया। अब आप देखिए ऊपर सब में 1 है और इसमें तो मतलब 1 से मल्टीप्लाई है, तो हम ऐसा करेंगे कि न्यूमरेटर हमारा 1 हो, तो इस 160 को हम नीचे डिवाइड कर देते हैं। ओके, डिवाइडेशन का ये जो मेथड है, हमने पहले भी जो मैथ्स के वीडियोस हैं उनमें डिस्कस किए हैं, आप वो भी देख सकते हैं। वरना आप ये समझिए कि ये जो 160 है ये यहाँ पर इसके अपॉन में आया है। ओके, तो ये ऊपर ही है, ये एक ही बात है, ये दोनों टर्म्स जो हैं, ये दोनों स्टेप्स हैं, ये एक ही बात है। अब इस 160 से इसको दोनों को डिवाइड करेंगे तो 160 अपॉन 160 1 हो जाएगा और a की पावर 2/3 के अपॉन में आ जाएगा। ये कैसे? ओके, इस तरह से तो हमने इंडिविजुअल दोनों के नीचे डिवाइडेशन किया है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ओके, ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, z = a/2, ये 1 के अपॉन में है तो इसे पावर -1 करके लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, 1 - a की पावर 2/3 अपॉन 160 पावर -1। सो ये हमारी z की वैल्यू है। और आप देखिए ये कौन सा ऑप्शन है, ये है ऑप्शन नंबर ए हमारे पास में। सो मैच कर लीजिए आप, बिल्कुल यही ऑप्शन है। सो दिस विल बी द आंसर, ऑप्शन नंबर ए। सो आज आपने देखा किस तरह से हम थ्योरी जो पढ़ रहे हैं वो CSIR JRF नेट के क्वेश्चंस पर अप्लाई हो रही है। आई होप इट हेल्प्स, कीप लर्निंग, थैंक यू। We will be coming with more such videos, so stay tuned. Please like, comment and share.